बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कोई खबर आई तो आपको बताएंगे। कहा है चंद्रबाबू नायडू ने, कहा है उन्होंने कि हम बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये कि एनडीए मीटिंग पर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हम तजुर्बेकार हैं, यानी पहले का तजुर्बा है। वो किस तजुर्बे की बात कर रहे हैं? एनडीए के साथ हैं हम, ये भी साथ ही उन्होंने कहा, यानी इसके पहले के तजुर्बों की वजह से वो एनडीए के साथ ही रहना चाहेंगे, ये उनका तात्पर्य है, या फिर वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए कोई और कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस तरफ तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ भी तैयारियों में अपने आप को पीछे नहीं रखा जा रहा है। 9 जून तक आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। यहां पर 5 से 9 जून तक के लिए बंद रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। समीर चावगांवकर जी, आप सुन रहे थे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, शिवसेना से, उनका ये कहना है कि ये लोकतांत्रिक होगा, यानी उनके साथ अगर आ जाएंगे तो वो लोकतांत्रिक होगा, उनके साथ आ जाएंगे तो सैद्धांतिक होगा, उनके वो जो कदम उठाएंगे और उनके साथ अगर कोई आएगा तो ये लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा, ये सैद्धांतिक भी होगा। कैसे? देखिए, 2014 में देश की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी बहुमत से, 2019 में भी चुनी थी और 2024 में भी देश की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव कर लिया है। और जो एनडीए गठबंधन है उसके पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है। विपक्ष को अब बहुमत में 234 सीटें मिली है, अभी बहुमत के लिए बहुत दूर की कौड़ी उनके लिए। मुझे लग रहा है विपक्ष के वास्ते तो स्वीकार करना चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू ने जरूर कहा है कि तजुर्बेकार है। चंद्रबाबू नायडू तो पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे, अटल बिहारी की सरकार में वो हिस्सेदार थे। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और इन लोगों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बेहतर रहा है और तालमेल अच्छा रहा है। नीतीश कुमार जरूर एक शक के दृष्टि से देखा जाता है कि उन्हें कहा जाता है पलटू राम में आज है तो कल जा सकते हैं। ये डर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लेकर बना रहेगा। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान की बात है कि उनके 5 सीटें आई है, मांझी की बात है 1 सीट आई है, या अगर ये कहा जाए कि चंद्रबाबू नायडू के पास 12 सीटें आई है, तो ये एनडीए के साथ बने रहेंगे, इनके कहीं भी जाने की गुंजाइश नहीं है। मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और कल उन्होंने जो भाजपा मुख्यालय में कहा है कि भारत को फिर से भारत को तीसरी कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और कई बड़े जो निर्णय लेना है वो कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, करुणा के पास जाएंगे, लेकिन करुणा आप सवाल लेना चाहते हैं? बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं, और समीर जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जो इस वक्त की हलचल नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कोई भी चांस, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे की बात करें तो ये बोल रहे थे कि आज की बैठक में क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और तमाम बातों को फिक्स कर लेना चाहिए, हालांकि वो आ नहीं रहे। इसी तरह से जो खबरें अखिलेश यादव को लेकर आ रही है, तो ये जो खबरें निकल कर आ रही है, क्या इसमें भी आपको कोई असमंजस की स्थिति नजर आ रही है इंडिया अलायंस की तरफ? देखिए, इंडिया अलायंस पूरी कोशिश कर रहा होगा किसी भी तरह सरकार बना दे, लेकिन वो बताए तो सही कि जो 38 सांसद होने चाहिए बहुमत प्रूव करने के लिए, वो 38 को कहां से लाएंगे? वो कोई भी गुणा भाग कर ले, कोई भी उठापटक कर ले, 38 उनके पास सांसद नहीं है, उस बात को जानते हैं। हालांकि उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब इतना मिल गया है तो 38 की और कहीं से जुगाड़ हो जाए तो कहीं हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। मुझे लग रहा है अब जितना मिला उन्हें पर्याप्त मिला है, 38 सांसद उनके पास जुगाड़ हो पाएंगे, सरकार एनडीए की। चलिए ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है समीर जी, और जो इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस भी कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि यूपी से ही केंद्र की जो सत्ता है वो हासिल होती है। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा झटका कैसे लगा है? देखिए, 80 सीटों पर एनडीए का अलग अलग क्षेत्रवार अगर हम बात करें क्या हुआ है, यहां पर अगर अवध की बात करें 24 कुल मिलाकर सीटें, लेकिन एनडीए के खाते में कितनी गई? 9। अगर बुंदेलखंड रीजन की बात करें, 3 में से 1 सीट एनडीए के पास गई और अवध में 15 सीटें गई है इंडिया अलायंस के पास में, और बुंदेलखंड के पास 2 गई, यानी दोनों रीजन में इंडिया अलायंस को फायदा मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। और देखिए, इसके अलावा पूर्वांचल की बात करें तो 25 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में गई और जो 15 सीटें वो इंडिया अलायंस के खाते में गई है। रुहेलखंड की बात करें, यहां पर 10 सीट में 4 गई है एनडीए के पास और 5 सीटें गई है इंडिया अलायंस के पास। और पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न यूपी में हालांकि एनडीए को यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कंपेरेटिवली बाकी क्षेत्रों में। 18 में से जो 12 है वो एनडीए के पास गई, हालांकि पिछली बार के मुकाबले नुकसान है, और 6 गई है इंडिया अलायंस के पास, और कुल मिलाकर 36 सीटें एनडीए के पास। लेकिन 43 सीटें किसके पास गई है? इंडिया अलायंस के पास। तो बीजेपी को आखिर किससे नुकसान हो रहा है, या आप जरा समझिए। सुमेरा का रुख करते हैं, यूपी में हुआ क्या? जी हां, तो
बीजेपी को किससे नुकसान पहुंचा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक, बल्कि शॉकिंग सेटबैक बीजेपी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि संविधान बदलने का मुद्दा नुकसान पहुंचा गया बीजेपी को। दूसरा बड़ा मुद्दा यह कि आरक्षण छीने जाने का डर था और उसकी वजह से उनके खिलाफ मतदान हुआ। उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी भी थी और यह असर भी देखने को मिला। एक और बड़ा फैक्टर यह कि राजपूत वोटर्स का जो गुस्सा था वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। राजपूतों को योगी ने नहीं मनाया, यानी योगी की तरफ से कोशिश नहीं की गई उन्हें मनाने की। संशय और अविश्वास की खाई बढ़ती गई और उसका असर देखने को मिला। कल्याण और वाजपेयी जैसी स्थिति नहीं हुई। समर्पित कार्यकर्ताओं का अभाव भी था और उसका असर भी देखने को मिला। तो देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष कागजों पर ही रहे, वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखे। बीएसपी का वोट गठबंधन को ट्रांसफर हो गया और इस वजह से उन्हें मजबूती मिल गई। तो बीजेपी को किससे नुकसान हुआ ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश के पक्ष में क्या गया है, समाजवादी पार्टी को जो बड़ी सफलता मिली है उनके पक्ष में क्या गया है, वो मुद्दे क्या हैं वो बताते हैं। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया गया इंडिया गठबंधन द्वारा और ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। संविधान को चुनावी एजेंडा बनाया गया। लगातार हम देखते रहे राहुल गांधी हर अपनी रैली में एक जो संविधान की कॉपी है वो लेकर जाते थे। 1 लाख मिलने के वादे का फायदा मिला है। ये जो वादा किया गया कि 1 लाख मिलेगा उसका फायदा मिला। पढ़े लिखे युवा वोटर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, उनको वोट किया है, गठबंधन के लिए उन्होंने वोट किया है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा बना जिसे लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा था। आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी थी और वो भी इस बार चुनाव में रिफ्लेक्ट कर रही है। टिकट बंटवारे में एक नई इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इख्तियार किया गया जिसमें सिर्फ 5 यादवों को वोट दिया गया जो परिवार के थे। इसके अलावा तमाम और जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आक्रामक चुनावी अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया पर बहुत मुखर रहे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और इसका फायदा मिला।